हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर वन ऑफ द बेस्ट कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है नो मर्सी। ये फिल्म साल 2010 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ प्रीटी गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर कैंग नाम के शख्स को देख पाते हैं जो शहर के बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। उनका काम था किसी भी लाश को देख उसका पोस्टमार्टम कर मौत के असल कारण का पता लगाना, और इस काम में सालों से होते हैं। पर वो रिटायर होना चाहते थे ताकि अपनी प्यारी बेटी हाईवॉन के साथ वो अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता सकें। दरअसल उनकी बेटी अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए गई होती है और पढ़ाई पूरी कर वो कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाली थी। और इसी दौरान शहर में एक नया केस आ जाता है जिसमें एक यंग लेडी एमिली की लाश नदी के पास मिलती है, और ये देख एक लास्ट बार के लिए प्रोफेसर कैंग केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्राइम सीन में पहुंच उनकी मुलाकात अपने ही एक स्टूडेंट एली से होती है, जो उन्हें देख बहुत खुश थी क्योंकि आज सालों बाद वो अपने टीचर से मिली थी। फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश को लैब में लाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर कैंग, पुलिस चीफ और उनके साथी एंड एली भी थी। वहाँ प्रोफेसर को बता रहे थे कि ये बॉडी एमिली नाम की लेडी की है जो एक बार में काम करती थी, और उसकी बॉडी बहुत ही खूबसूरत होती है। पर जिस तरीके से उसे मारा गया था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी के कुल 6 टुकड़े किए गए थे। एक चेहरा, 2 हाथ, 2 पैर और बीच के एब्डोमेन रीजन। पर इन 6 टुकड़ों में एक हिस्सा गायब था, लड़की का एक हाथ। और ये देख प्रोफेसर एली से पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से किलर ने इस बॉडी को नदी के पास ही क्यों छोड़ दिया? जिस पे एली कहती है, शायद किलर चाहता था हम इस बॉडी को ढूंढें, पर इस बात पे बाकी ऑफिसर्स विश्वास नहीं करते। फिर प्रोफेसर कैंग बॉडी पे ऑटोप्सी परफॉर्म करने वाले थे तो सभी ऑफिसर्स रूम के बाहर चले जाते हैं सिवाय एली के। बट डेड बॉडी की डिसेक्शन होता देख एली वॉमिट करने से खुद को रोक नहीं पाती। कुछ देर बाद ऑटोप्सी की रिपोर्ट सामने आती है और प्रोफेसर कैंग सभी को बता रहे थे कि किलर ने पहले विक्टिम को जान से मार उसके लाश के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया होगा, क्योंकि डेड बॉडी से बहुत सारे नमक और मिट्टी मिली थी। ये सुन पुलिस चीफ सारे ऑफिसर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड होने के लिए कहते हैं, और एक टीम जाकर गायब हुआ हार्ट ढूंढती है और दूसरी वाली एमिली के बॉयफ्रेंड बेन को। पहले एली और उसके साथी मिसिंग आर्म को ढूंढने पॉसिबल लोकेशन पे पहुंचते हैं, जो कि एक सीमेंट फैक्ट्री थी। पर वहाँ का मैनेजर उन्हें साफ इनकार करता है कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ ही नहीं, तो लाश का गायब हुआ हाथ यहाँ कैसे मिलेगा। पर तभी अचानक एक बंदा आवाज़ लगाता है कि यहाँ देखो, और वो गायब हुआ हाथ वहीं मौजूद था। यानी अब लाश के 6 हिस्से मिल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सेकेंड टीम एमिली के बॉयफ्रेंड बेन को पकड़ लेती है। वह जिस रात मर्डर हुआ था उस रात वो शहर में नहीं होता, इसलिए उसे कस्टडी से छोड़ना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद शाम को एली प्रोफेसर के घर जाती है, जहाँ वो उसे अपनी बेटी हाईवॉन के बारे में बता रहे थे कि वो कल यहाँ पे आने वाली है और वो उसे अगली सुबह पिकअप करने एयरपोर्ट जाएंगे। तभी एली कैंग से पूछती है, आखिर किलर का क्या मोटिव रहा होगा विक्टिम को सीमेंट फैक्ट्री में मार के उसके 6 हिस्सों को 15 किलोमीटर दूर जाकर नदी के पास फेंकने का। तो कैंग कहते हैं, हर एक क्राइम का एक मोटिव ज़रूर होता है, बस तुम्हें हर एक पॉसिबिलिटी पे नज़र डालनी होगी और फिर किलर तुम्हारे सामने होगा। तो फिर पूरी रात रिसर्च करने के बाद एली को असली कातिल का पता चल जाता है। एंड अगले दिन जब सारे ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, तब एली अपनी थ्योरी प्रेजेंट करी थी कि उसके अकॉर्डिंग असली किलर एक पर्यावरणविद अर्थात एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, जिसका नाम होता है रियू। दरअसल रियू और उसकी टीम नदी, जिसे वो देवी मानते थे, उसे गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उस रिवर को 6 टुकड़ों में बांट रही थी। एक एम्बैंकमेंट, 2 कैनल्स, 3 लॉ गेट्स और एक डैम। और इस काम को पूरा करने के लिए जिस सीमेंट बिल्डिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है, वहीं पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। इवन इसी वजह से एमिली की बॉडी के 6 हिस्से किए गए थे
ताकि रियो सभी को वार्न कर सके, नदी से दूर रहो। फिर एली ऑफिसर्स को 2 और एविडेंस भी दिखाती है जिससे प्रूफ हो सके वही असली किलर है, जिसमें से एक रियो के फुटप्रिंट्स भी थे जो उन्हें क्राइम सीन पे मिले होते हैं। एंड ये सभी एविडेंस देख रियो को कस्टडी में ले लिया जाता है और काफ़ी सवाल पूछने पर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने एमिली का मर्डर किया था। इवन वो खुद एली की तारीफ भी करता है क्योंकि उसने बहुत ही समझदारी से असली कातिल का पता लगा लिया। दूसरी तरफ प्रोफेसर कैंग एयरपोर्ट पे अपनी बेटी को पिकअप करने आए थे, पर तभी उन्हें एक बंदा एक एनवेलप देकर वहाँ से चला जाता है। बट जाने से पहले वो एक नाम कहता है जिसने ये एनवेलप देने को कहा था, और उस एनवेलप के अंदर प्रोफेसर की बेटी हाइवॉन की तस्वीरें थी जिसमें वो किडनैप्ड होती है। एंड दोस्तों, वो बंदा जिस शख्स का नाम बोलता है वो और कोई नहीं बल्कि वही कातिल रियो था जो अभी कस्टडी में होता है। यानी रियो ने एक तरफ एक मर्डर कबूल किया और दूसरी तरफ प्रोफेसर कैंग की बेटी को अगवा भी। ये सब देख कैंग परेशान हो रहा था कि तभी उसे एली का फ़ोन आता है और एली उसे बता रही थी कि उसने असली कातिल रियो को पकड़ लिया। और रियो का नाम सुनते ही कैंग भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए। जहाँ रियो कैंग को बताता है तुम्हें मुझे 3 दिन के अंदर यहाँ से बाहर निकालना होगा, उसके बदले मैं तुम्हारी बेटी की जान बख्श दूंगा। ये सुन कैंग फॉरेंसिक लैब पहुंच वहाँ मौजूद शख्स को चकमा देकर अंदर जाता है और मर्डर वेपन पे लगे एमिली के ब्लड सैंपल्स की हेरा फेरी कर देता है। पर तभी एली भी वहाँ पहुँच रही थी और कैंग उससे कहता है तुम्हें लगता है रियो असली कातिल हो सकता है? ध्यान से देखो उसे, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकता। इवन आखिर कोई कातिल इतनी आसानी से अपने किए मर्डर्स एक्सेप्ट क्यों करेगा? और ऐसा कैंग जानबूझकर कह रहा था ताकि एली का शक रियो से हट जाए और वो रियो को जेल जाने से बचा ले। फिर वहाँ से निकलने के बाद कैंग सीधा रियो से मिलने जेल पहुँचता है और वहाँ रियो उन्हें उनकी बेटी हाइवॉन से बात करवाता है और हाइवॉन मदद के लिए रो रही थी। ये देख कैंग पूछते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों करे हो? रियो कहता है तुम सब कुछ जानते हो, बस अपनी याददाश्त पे गौर फरमाओ। फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है लैब वाले मर्डर वेपन पे किसी और का खून है, तो वो लोग रियो के घर के लिए निकलते हैं। पर उनके वहाँ पहुँचने से पहले कैंग उसके घर जाता है पॉसिबल असॉल्ट वेपन को ढूंढने, पर उसे वहाँ वो वेपन तो नहीं मिलता, बट एक फोटोग्राफ मिल जाती है जिसमें रियो और वही एयरपोर्ट वाले बंदे की तस्वीर थी। वहीं जब ऑफिसर्स घर पे पहुँचते हैं तो उनके हाथ वो पॉसिबल असॉल्ट वेपन लग जाता है। दूसरी तरफ कैंग उस फोटोग्राफ को लेकर विलेज साइड पुलिस स्टेशन आता है उससे अपने दोस्त को फैक्स करने, ताकि वो उस दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। पर तभी एक ऑफिसर की नज़र उस फोटो पे पड़ती है और वो उस शख्स को जानते थे जिसका नाम था पार्क। दरअसल पार्क एक ऑर्फन होता है, पर रियो के फादर ने उसे अपना लिया था और वो दोनों साथ ही बड़े हुए थे। एंड पार्क और रियो की बहन सूजिन एक दूसरे से प्यार भी करते थे। पर सूजिन के मरने के बाद रियो और पार्क शहर छोड़ देते हैं। ये सब सुन कैंग घर में पहुंचता है जहाँ वो दोनों पहले रहते थे, और उस घर में कैंग और उसकी बेटी हाइवॉन की कई सारी तस्वीरें थी, मानो जैसे उन पर नज़र रखा गया हो। इवन वहाँ कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी थे जिनमें कोई बड़ा राज छिपा था। पर तभी वहाँ पे पार्क आता है और पार्क कैंग को देख तेज भागता है एंड दोनों भागते हुए एक सुनसान जगह पहुँचते हैं जहाँ पार्क कैंग को बहुत मार कह रहा था ये सबसे दूर रहो, और हाइवॉन को बचाना है तो रियो को जेल से बाहर निकालना होगा। फिर कैंग जाकर रियो से मिल उससे कहता है मैं जान चुका हूँ तुम आखिर हो कौन, और ये भी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर प्लीज़ इन सब में मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है, उसे बख्श दो। पर रियो कहता है अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो काम करो जिस पर आप बेस्ट हो। बट कैंग के जेल से बाहर आते ही उसकी मुलाकात एली से होती है जो कई दिनों से उसके बदले बिहेवियर को देख उससे सीधा पूछती है कि आपने मर्डर वेपन के साथ छेड़खानी की थी। मेरी बेटी को वो मार देगा, बस एक दिन दो, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा। ये सब सुन एली रियो और कैंग के बारे में पता लगाती है कि आखिर वो दोनों कैसे कनेक्टेड है, और ये सब जानने के बाद वो सीधा रियो से मिलती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि कैंग की इन सब में कोई भी गलती नहीं है, उसे छोड़ दो। पर रियो कहता है तुम्हें पूरा सच नहीं पता। फिर वो उसे अपनी वॉकिंग स्टिक देकर कहता है यही असली मर्डर वेपन है, तुम इसे ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ कैंग एमिली के एक दोस्त
डॉन से मिलने जाता है, जो एक बार में एमिली के साथ काम किया करती थी। एंड यहाँ ये रिवील होता है कैंग ने डॉन से एक मदद मांगी थी। दरअसल एमिली का बॉयफ्रेंड बेन, जिसे ऑफिसर्स ने शुरू में छोड़ दिया था, वो उसका असल बॉयफ्रेंड नहीं होता, बल्कि वो तो बस उसका यूज़ किया करता था। इवन वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व था। तो कैंग ने डॉन से रिक्वेस्ट कर बेन के सीमेंस मंगवाए होते हैं और वो सीमेंट को एमिली की लाश में इंजेक्ट करता है ताकि ऐसी रिपोर्ट सामने आए जिसमें बेन गिल्टी प्रूफ हो सके और वहीं रियो को ऑफिसर्स को छोड़ना पड़े। और जब वो रिपोर्ट्स को देख रहा था तभी उसे उसी दिन की याद आती है। एंड दोस्तों, अब हमें असल कहानी का पता चलता है आखिर क्यों ये सब कुछ रियो कर रहा था। तो दरअसल आज से सालों पहले रियो की बहन सूजिन को 3 लड़कों ने फिजिकली असॉल्ट किया था। पर कोर्ट में पहले तो सूजिन की दोस्त एमिली ने गवाही दी थी कि वो तीनों लड़के सूजिन को असॉल्ट नहीं करे थे, बल्कि ये सब सूजिन की रजामंदी से हो रहा था। ये सुन जज प्रोफेसर कैंग को बुलाते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के साथ। एंड कैंग, जिसमें सबकी उम्मीद थी, वो कहता है ये रिपोर्ट्स 100% ट्रू नहीं है, और जितने रिजल्ट सामने आए थे उनके अकॉर्डिंग सूजिन ने कंसेंशुअली उन तीनों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुआ था और वो 3 लड़के बेकसूर हैं। ये सुन कोर्ट एक ब्रेक लेती है, जिसके दौरान सूजिन के फादर कैंग से भीख मांगते हैं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ सच बोल दीजिए, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके एक झूठ से उस बेचारी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सारी सोसाइटी उसे जीते जी मार देगी। पर कैंग कहता है ये रिजल्ट साइंटिफिक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सब कुछ रियो दूर से देख रहा था, यानी रियो और पार्क इसी बात का बदला आज कैंग से ले रहे थे। फिर प्रेजेंट सीन में ऑफिसर जब रियो से बात करने आते हैं तब वो अपने बयान से मुकर जाता है कि उसने एमिली को नहीं मारा। और वह रियो का लॉयर कहता है ये सब कुछ आप ऑफिसर्स ने इन्हें मार के कबूल करवाया था। इवन प्रोफेसर कैंग के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो एमिली का बॉयफ्रेंड बेन असली किलर है। और फिर ऑफिसर्स को ना चाहते हुए भी रियो को छोड़ना पड़ता है। एंड यहाँ ये रिवील होता है कि वो वॉकिंग स्टिक जो रियो ने एली को दी थी मर्डर वेपन के तौर पर, वो सब कुछ कैंग का एक प्लान था, क्योंकि वो जानता था पुलिस रियो को मुजरिम बनाने के लिए कोई भी फेक मर्डर वेपन ला सकती है। इसलिए उसने स्टिक को उन्हें दे दिया ताकि ऑफिसर्स कॉन्फिडेंट रहे उनके पास ओरिजिनल वेपन है। पर जब सही समय आया तो कैंग ने पूरी बाजी पलट दी। इवन वो फुटप्रिंट्स और बाकी सारी एविडेंसेस को भी कैंग अपनी समझदारी से फेक प्रूफ कर देता है ताकि रियो को वो बचा ले। एंड इंस्टेड पुलिस बैंक को पकड़ कर ले जाती है। और फिर रियो के घर पहुंचते ही कैंग वहाँ अपनी बेटी हाईवन को लेने जाता है। दूसरी तरफ एली से मिलने उसका एक दोस्त आया था, जिससे एली ने रियो और कैंग के कनेक्शन का पता लगाने को कहा था। और वो बंदा एली को बताता है वो तीनों अक्यूज्ड जिन्होंने रियो की बहन सूजिन को असॉल्ट किया था, वो सभी अलग अलग कारणों की वजह से मारे जा चुके हैं। इवन एमिली जिसने गवाही दी थी उसे भी रियो ने शुरुआत में ही मार दिया था। और ये सुन एली समझ आती है रियो अब कैंग को मार देगा, और इसलिए उसने कैंग को घर पे बुलाया था। यानी प्रोफेसर कैंग के प्लान के ऊपर रियो का एक और बड़ा प्लान था। तो एली तुरंत हेड ऑफिसर को कॉल कर रियो के घर बुलाती है और खुद भी उसके घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ कैंग रियो से हाईवन के बारे में पूछ रहा था, पर रियो हंस रहा होता है और हंसते हंसते वो कैंग को जोर का धक्का देता है। एंड दोस्तों, यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ा राज खुलता है कि प्रोफेसर कैंग शहर का टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जो कि एक आदर्श बंदा था जिसने अपने पूरे करियर में कोई गलत काम नहीं किया, उसके कारण ही सूजिन की मौत हुई थी। यानी कि उस दिन कोर्ट में कैंग ने जो बयान दिया था वो सरासर झूठ होता है। दरअसल सालों पहले कैंग की बेटी हाईवॉन बहुत बीमार होती है और कैंग के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सके। पर तभी सूजिन वाला केस सामने आता है और जो 3 लड़के अक्यूज थे उनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं। एंड अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कैंग ने उनसे पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट प्रेजेंट की ताकि वो तीनों लड़कों को बचाया जा सके। कैंग ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर अपनी बेटी के लिए वो मजबूर था। फिर प्रेजेंट सीन में रियो कहता है तुम्हारी बेटी से मिलने के लिए अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और सुन कैंग उसे बहुत मार अपनी बेटी का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेता है। दूसरी तरफ एली जब घर पहुंचती है तो वहाँ पार्क से उसका सामना होता है, बट हाथापाई में एली किसी तरह
पा को गोली मार देती है। वहीं कैंग भागा भागा रियू के दिए लोकेशन पे पहुंचता है और वहाँ उसे अपनी बेटी हाइवॉन मिल जाती है, पर वो लाल फूलों से ढकी हुई थी। ये देख कैंग पहले तो घबरा जाता है, पर फिर वो अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करता है। पर दोस्तों वहाँ उसकी बेटी हाइवॉन थी ही नहीं। एंड यहाँ इस फिल्म का शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल रियू और पार्क ने एमिली को मारने से बहुत पहले ही प्रोफेसर की बेटी हाइवॉन को किडनैप कर लिया था और उन दोनों ने मिलकर एमिली और हाइवॉन की बॉडीज के कई सारे टुकड़े किए थे। और जो लाश प्रोफेसर और बाकी ऑफिसर्स को मिली थी उसमें फेस तो एमिली की थी, पर शरीर प्रोफेसर की बेटी हाइवॉन का था। यानी कि कैंग ने अपनी ही बेटी हाइवॉन के ऊपर ऑटोप्सी परफॉर्म की और उसी की बॉडी शेप की वो तारीफ कर रहा था। इवन अनजाने में उसने अपनी ही बेटी के बॉडी पे दूसरे शख्स बन के सीमेंट को इंजेक्ट किया था। एंड ये सब कुछ सोच प्रोफेसर कैंग पागल हो जाते हैं, क्योंकि इससे दर्दनाक सज़ा कोई भी किसी को नहीं दे सकता। और तो और दोस्तों जेल में जब प्रोफेसर ने अपनी बेटी से बात की थी तो वो हाइवॉन की कॉल रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि उसे तो बहुत पहले ही मार दिया गया था। फिर कैंग रियू के सामने जाता है और वहाँ पे एली भी मौजूद थी। रियू कैंग को देख उसका मजाक उड़ाता है कि अब वो भी उसी दुख का सामना करेगा जिस गम को रियू ने सालों पहले झेला था। ये सुन कैंग रियू को मारने जा रहा था, पर एली उसे रोकती है। पर कैंग को अब बस अपनी बेगुनाह बेटी के मौत का बदला लेना था और वो रियू को जान से मार देता है। पर प्रोफेसर कैंग खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने खुद भी एक बहुत बड़ा जुर्म किया था और कहीं ना कहीं अपनी बेटी के मौत का जिम्मेदार वो खुद भी थे। इवन अपनी ही बेटी के बॉडी को इस तरह से डिसेक्ट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और इसी शर्मिंदगी में वो खुद को भी शूट कर लेते हैं। और तभी सारे ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँच रहे थे। फिर हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जिसमें रियू हम ऑडियंस से कह रहा था, पता है मौत से ज़्यादा कठिन क्या होता है? जवाब है माफ़ी। नफरत करना जितना ही आसान है उतना ही मुश्किल माफ़ करना, क्योंकि माफ़ करने से पहले जो हम दर्द की पीड़ा सहते हैं वो लम्हा बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में कोई भी शख्स प्रॉपर हीरो या विलन की कैटेगरी में लाई नहीं करता, बल्कि ये कहानी तो थी क्रूएल्टी, रिवेंज, इनजस्टिस और लव के बारे में। कहानी के दो लीड कैरेक्टर्स, एक कैंग और दूसरा रियू, दोनों के अपने अपने प्यार के लिए बेगुनाह की मौत होती है, क्योंकि एक ने अपनी बेटी के जान के लिए दूसरे की बहन की कुर्बानी दे दी और दूसरे ने अपनी बहन की मौत का बदला लेने उसकी बेटी को मार दिया। यानी असल जस्टिस किसी को भी नहीं मिलता। और आखिर में दो मासूमों की जान गई एक दूसरे के मतलब के रीजंस की वजह से। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्टोरी लाइन, एंडिंग एंड ब्रिलियंट एक्टिंग परफॉर्मेंस। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।